नमस्कार दोस्तों। मैं एकांत वानखेड़े इंदौर से। एक साल पहले का वीडियो शायद आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो। जब पहली बार कोरोना भारत में आया था, उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था आसपास के लोगों को, आप सभी को जागरूक करने के लिए। आज फिर कुछ 8-10 दिन से मैं सोच ही रहा था कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आम जनता को इस चीज़ की जानकारी दी जाए कि अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारी भ्रामक ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में हम फैला रहे हैं, हम ही लोग हैं और कोई दूसरा कुछ नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर किसी अन्य तरीके से। जैसे कि अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि कोरोना हवा में फैलता है एंड ऑल। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से जान लीजिए आप लोग कि कोरोना जो है वो अभी तक हमने ऐसा कहीं देखा नहीं है कि हवा में फैल रहा है। हालांकि ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य संगठन है, बहुत सारी लैब्स है जो इस पर रिसर्च कर रही है, उन लोगों का दावा भी है। लेकिन आप खुद सोचिए कि यदि ऐसा होता कि कोरोना हवा में फैलता तो अभी तक भारतवर्ष की सारी जनता को कोरोना हो चुका होता। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें पूरे विश्व के सारे लोग संक्रमित हो गए। अभी तक बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती, कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जो रिसर्च बता रही है उसमें अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है। जैसे कि मान लेते हैं किसी फर्श पे कोरोना, यदि उसके संक्रमण की चीज़ें हैं तो वो कितने समय तक रहेगा, पेपर पे कितने समय तक रहेगा, हमारे खाने पीने के बर्तन पे, सब्जी भाजी पे कितने समय तक रहेगा, हम किसी को संक्रमित को छूते हैं तो उसका क्या टाइम पीरियड है। ऐसा सब अलग अलग टाइम पीरियड एक है। तो आप इस किसी भी तरीके से भ्रम में ना रहें कि कोरोना हवा में फैल रहा है या ऐसा हो रहा है। और आजकल ऐसा बहुत सारे केसेस में सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो थोड़े से क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट यदि हो रहे हैं, तो एडमिट होने के बाद ही, जैसे आज शाम को एडमिट हुए तो कल सुबह उनकी डेथ की खबर आ रही है। तो थोड़ा हम लोगों को जागरूक होकर इन चीज़ों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और मर रहे हैं। हॉस्पिटल जो है, अस्पताल जो है, वो हमारी जान बचाने के लिए है। पर वहाँ जाने के बाद हम एक उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ बच जाएंगे, घर से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हो रहा है कि हमारे प्रियजन जो है वो और ज़्यादा तकलीफ में हैं। वहाँ उनकी स्वास्थ्य की देखरेख नहीं हो पा रही है, अच्छा टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। शासन प्रशासन जो वादे कर रहा है कि हम इंजेक्शन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वर्तमान कंडीशन ये है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि कोरोना जो है वो एक्चुअल में अभी तक का जो ऑथेंटिक रीज़न है कि वो फैलता कैसे है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, आप यदि उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, और यदि वो छींकता है या बोलते समय भी हमारे मुंह से जो थूक के माध्यम से बोल सकते हैं, जो वायरसेस निकलते हैं बोलने में या छींकने में, इस तरीके का जो वायरस है यदि वो उसके शरीर से निकला और आपने उससे प्रॉपर डिस्टेंस नहीं बना के रखी, और यदि वो वायरस किसी भी माध्यम से आपके शरीर के अंदर चले गया, तो आपको फिर कोरोना होने की संभावना पूरी पूरी हो जाती है। ये सबसे ऑथेंटिक अभी तक का जो माना गया है कि यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कोरोना इस तरीके से फैलता है। बाकी किसी भी अफवाहों पे आप अभी ध्यान ना दें तो बेहतर होगा। अब इससे बचने के उपाय, तो सबसे बढ़िया अभी का जो तरीका है वो ये है कि आपको डबल मास्क पहनना है, सबसे पहली चीज़। अब लोग बोलेंगे कि डबल मास्क कैसे पहनते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक सर्जिकल मास्क लीजिए, जैसे कि ये मेरे पास सर्जिकल मास्क है, ठीक है। इसको आप प्रॉपर तरीके से लगाइए। ये आपने सर्जिकल मास्क लगा लिया प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे एक वो होता है पॉइंटर जिसको आप सेट कर सकते हैं अपनी नाक के ऊपर, ये आपने लगा लिया। फिर एक अच्छी क्वालिटी का कपड़े का मास्क, जैसे कोई भी आप ब्रांडेड या फिर जो भी आप लेना चाहें वो लेके इसके ऊपर इसको इस तरीके से लगा लिया। इसको लगाने के बाद आप हाथ रख के अंदर से जोर से फूंक मारेंगे और देखेंगे कहीं से हवा तो नहीं पास हो रही है, जैसे कि इस तरीके से। ये सबसे मेन चीज़ हो गई। आंखों की सुरक्षा के लिए आप इस तरीके का ट्रांसपेरेंट ग्लास ले सकते हैं, इसको आप हमेशा लगा के रखें आपकी आंखों की सेफ्टी के लिए। इस तरीके से आपका जो ये पोर्शन है पूरा, जहाँ से आपके संक्रमण को अंदर घुसने की पूरी पूरी आज़ादी मिल जाती है, वो उसको रोक पाएगा। क्योंकि संक्रमण सबसे मेन तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे अंदर हमें नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा फैला जाता है। आंखों से भी जा सकता है ये, इसलिए ये वाला ग्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं। इतनी आपको सुरक्षा अपने आप के लिए करना ही करना है, सबसे पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये कि अभी जैसे कि मैं इंदौर से हूँ, आपको मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, तो इंदौर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। चूँकि पूरे देश में हालात ख़राब है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंदौर में ही। लेकिन अब चूँकि मैं इंदौर से हूँ तो मैं अभी इंदौर की ही बात करूँगा कि यहाँ पे इतने केसेस बढ़ रहे हैं जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। हर दिन 1,000 2,000 3,000 लोग तक पॉजिटिव आ रहे हैं। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं ये। बाकी हर घर में आप यदि देखेंगे तो लगभग लगभग हर घर में कोई ना कोई पॉजिटिव आपको मिल ही जाएगा। अब चूंकि पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है तो हमारे सोशल मीडिया के द्वारा और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके द्वारा कई तरह के फर्जी मैसेज चलाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको वेरी क्लियरली बहुत ही अच्छे से बता दूं कि ये जितने भी मैसेजेस हैं इनको फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए। ये सारे फर्जी मैसेज है कि फलाना इंजेक्शन वहाँ मिल रहा है उससे संपर्क कर लो, ऑक्सीजन वहाँ मिल रही है उससे संपर्क कर लो। कोई भी चीज़ कहीं नहीं मिल रही है, कालाबाजारी हो रही है मार्केट में, साफ साफ रूप से बता रहा हूँ मैं आपको। ना कोई ऑक्सीजन मिल रहा है कहीं पे, ना कोई नेता दादा पहलवान जो भी है ना, ये सब आपके पार्षद वार्षद, ये कोई कुछ भी नहीं करवा पाएंगे। इनको खुद को ही नहीं बेड मिल रहा है इनके लिए। आपको मैं बहुत एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि आप के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि अपनी सुरक्षा रखें। और यदि कोई कोविड संक्रमित आता है तो आप उसका सबसे पहले सीआरपी टेस्ट करवाएं। ठीक है, दूसरा चीज़ सीटी स्कैन करवाएं चेस्ट का, और अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। सबसे पहली चीज़ कोविड टेस्ट भी ज़रूरी है, आरटीपीसीआर आप करवा सकते हैं, पर सीटी और सीआरपी से भी आप कोविड को कंफर्मेशन करवा सकते हैं कि कोविड आपको कंफर्म है या नहीं है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में साफ साफ आ जाता है। तो ये 3 टेस्ट तो आपके लिए कंपलसरी है। इसके बाद में आप जाइए डॉक्टर के पास। हर कलेक्टर साहब, इंदौर इंदौर कलेक्टर साहब ने हर क्षेत्र में जोन बनाए हुए हैं, हर तरीके के जोन बनाए हुए हैं। वहाँ पे एक एक डॉक्टर जो उनका हेड होगा सारे डॉक्टर्स का, वो अपॉइंट करा है, एसडीएम्स को अपॉइंट करा है, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। आपको आपके एरिया का डॉक्टर देखना है कि हमारे जोन का डॉक्टर किसे अपॉइंट करा है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर होगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपको उनसे सलाह मशवरा करना है कि भैया मेरे को इस तरीके की तकलीफ़ है, इतने % कोरोना हो गया है। जो भी आपकी रिपोर्ट्स में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या इलाज देना है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने मन से या कहीं से किसी ने बता दिया कि फलानी गोली खा लो, ये इंजेक्शन लगवा लो, रेमडेसिविर लगवा लो, ये रेमडेसिविर कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहली चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, रेमडेसिविर कोई भी कोरोना का सोल्यूशन नहीं है। वो एक सिर्फ राहत प्रदान कर रहा है, वो भी बहुत ही अल्प मात्रा में। उससे अच्छे तो हमारे देसी नुस्खे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इंजेक्शन की कालाबाजारी और दवाइयों की कालाबाजारी पे ध्यान ना दें। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो तो ही हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल एट योर होम, लिव इन योर होम, सबसे पहली चीज़। अब बात करते हैं, जैसे इंदौर में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे राधा स्वामी सत्संग के जो सत्संग घर है, वहाँ पे 500-700 बेड का कुछ अरेंजमेंट करा है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का वहाँ पे केयर टेकिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं खुद आज वहाँ पे गया था हमारे परिजन को लेके, और बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन उसके लिए भी सोशल मीडिया पे कई तरह की भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही है कि फलाने नंबर पे कॉल करो, रजिस्ट्रेशन करो, ये करो। मैं आपको वेरी क्लियरली बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का प्रोसेस आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो दिमाग से निकाल दीजिए कि राधा स्वामी कोई भी कोविड सेंटर नहीं है, मतलब हेल्थ सेंटर नहीं है ना अस्पताल है। वो एक कोविड केयर सेंटर है। मतलब वो उन लोगों के लिए है जिनको अभी संक्रमण इनिशियल लेवल पे है। सबसे पहली चीज़, ऐसा नहीं है कि आप गंभीर अवस्था में हैं बिल्कुल, मतलब 90% 95% कोरोना हो गया वो और आपको एडमिट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोरोना का पता चला, आप इनिशियल लेवल पे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। सो द राधा स्वामी सेंटर इज़ कोविड केयर सेंटर, नॉट ए हॉस्पिटल। ये चीज़ आप आपके दिमाग में अच्छे से निकाल लीजिए। अब चूंकि वहाँ पे जाने के लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। हर जोन में एक गवर्नमेंट डॉक्टर अपॉइंट किया है। उस गवर्नमेंट डॉक्टर के पास आपको जाना है। यदि डॉक्टर को लगता है कि आपको अच्छे से केयर की ज़रूरत है तो वो आपको वहाँ से लिख के देंगे कि भैया इनको हम यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं। उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए। कहीं किसी को कॉल नहीं करना है। जितने भी कॉल केयर नंबर है, जैसे 104 है, 1075 है, ये जो नंबर है गवर्नमेंट के, ये हमेशा बिजी ही आएंगे। ठीक है, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं ना, इस नंबर पे कॉल करो, उस नंबर पे कॉल, ये सारे नंबर बिजी आएंगे। फालतू परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। राधा स्वामी में आपको यदि एंट्री चाहिए तो उसके नियम और शर्तें जान लीजिए। जो आपके एरिया का गवर्नमेंट डॉक्टर है, आप उसके पास जाइए। वहाँ पे जाने के बाद यदि वो आपको रेफ़र करते हैं आपकी कंडीशन देख के, तो उसमें यह है कि वो लिख के देंगे राधा स्वामी के नाम से। उसके बाद आपको राधा स्वामी
केयर वालों की एक एम्बुलेंस आएगी आपके एड्रेस पे, वो एम्बुलेंस आपको लेके जाएगी। वहाँ पे जाने के बाद आपको एंट्री सिर्फ एम्बुलेंस से ही मिलेगी, आपके निजी वाहन से नहीं मिलेगी। आप किसी को भी फ़ोन लगा लो, नेता मंत्री कलेक्टर विधायक किसी को भी, एक बात बहुत ही क्लियरली जान लो, आपको गाड़ी अंदर तभी जाएगी जब आप एम्बुलेंस में जाएंगे, और वो एम्बुलेंस भी डॉक्टर के कहने पे ही वहाँ पे आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे जाने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ये है कि आपका सिटी का जो रिपोर्ट है वो बेहतर होना चाहिए। बेहतर मतलब ये कि संक्रमण तो है, ये आपको पता है, लेकिन उतना अधिक संक्रमण नहीं होना चाहिए जितना अमूमन देखा जाता है। प्लस आपका जो ऑक्सीमीटर है, आजकल सभी लोगों के पास घर में ही ऑक्सीजन को नापने के लिए ऑक्सीमीटर होगा, उसमें आपकी रीडिंग यदि 95 और 95 से प्लस आती है तो ही आपको राधा स्वामी केयर फंड में अभी एडमिट किया जाएगा, सबसे पहली चीज़। ऐसा नहीं है कि आपकी रीडिंग कम आ रही है और आपको वहाँ पे एडमिट कर लेंगे, क्योंकि ये अभी ताज़ी ताज़ी गाइडलाइन है, ये आज ही मॉर्निंग में ही ऐसा हुआ, इससे पहले तक ऐसा नहीं था। वहाँ पे पूरा केयर टेकिंग का काम है, बहुत अच्छे से है, बहुत ही वीआईपी तरीके से वो आपको ट्रीट करेंगे। मतलब मैं आपको बता दूं कि इंदौर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी आपको ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी भी संगठन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए वीडियो जनहित में ही बना रहा हूं। राधा स्वामी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वहाँ पे जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो भी वहाँ की मैनेजमेंट टीम है, मेडिकल टीम है, प्रशासन जो भी लगा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को सोशल डिस्टेंसिंग का और हर चीज़ का पालन करते हुए वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना है, आपका ऑक्सीमीटर से आपका रीडिंग चेक होगा, जो भी है 95 प्लस होगा आपका, तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। एडमिशन मिलने के बाद आपको वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं देना है। इवन जो एम्बुलेंस आपको लेने आएगी उसके लिए भी आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा निःशुल्क है वो सभी के लिए। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर से लिखवाने के बाद यदि डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तो आप वहाँ पे जाके एडमिट हो सकते हैं, आपका निःशुल्क ख्याल रखा जाएगा। वहाँ पे सारी पैथोलॉजीज की व्यवस्था भी की गई है, सारी जांच होगी। जोन बनाए गए हैं अलग अलग इंदौर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, जैसे कि बॉम्बे हॉस्पिटल का एक अलग जोन बनाया हुआ है ना, अपना बोलते हैं अपोलो का एक अलग जोन बनाया है, गोकुलदास का अलग, ऐसे चोइथराम का अलग, ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल्स के जोन बनाए गए। वहाँ पे आपको एक बेड दिया जाएगा, दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर की विजिट होगी, आपके पर्टिकुलर डॉक्टर की विजिट होगी। नर्स वगैरह वहाँ पे सारा स्टाफ है आपकी केयर टेकिंग के लिए। बहुत ही अच्छा फ्रेंडली माहौल है। मतलब यदि आपको बोर होने का भी वहाँ पे ऐसा कोई सवाल नहीं है, घर वालों को भी टेंशन नहीं करना है कि यार मेरा जो घर का सदस्य है वो वहाँ पे गया है तो उसकी क्या है। आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, कीमती सामान कोई ना लेके जाए, मोबाइल और चार्जर लेके जा सकते हैं आप। प्लस वहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगी है, शाम को आईपीएल का आनंद भी ले सकते हैं। मतलब ये है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है वहाँ पे, ताकि जिससे जो अपना पेशेंट है वो जल्दी से रिकवर करे थोड़ा सा घर से बाहर निकल के। और बहुत ही टाइम टू टाइम गाने भी चलाए जाते हैं ताकि उससे मन भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो, एकदम बीमारी के बारे में ना सोचे इंसान। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वहाँ चल रही है। तो ये हमारे इंदौर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमको इतना अच्छा यहाँ पे संसाधन मिल रहा है इस चीज़ को लेकर। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और ऑक्सीजन के संबंध में हम यदि बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन की लाइन अभी डल चुकी है, और 1-2 दिन में वहाँ पे ऑक्सीजन का भी हो सकता है जल्दी से जल्दी वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई का भी काम शुरू हो जाएगा। इन केस वहाँ पे यदि किसी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तो वहाँ पे वहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है वो हॉस्पिटलों से निरंतर संपर्क में है। वहाँ पे आपकी तबीयत ज़्यादा यदि बिगड़ती है तो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की वो पूरी व्यवस्था रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि यदि आप डायरेक्टली घर पे हैं और हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको बहुत मारामारी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको वेरी क्लियरली मैं बता दूं, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपको कम से कम अच्छे से इलाज, दिन में डॉक्टर 2 बार देखने आएगा, आपसे सारी चीज़ें पूछेगा, ये चीज़ें वहाँ पे है। तो जो लोग वहाँ पे जाके भर्ती हो रहे हैं, वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है वो। मैं सभी को बोलूँगा कि यदि आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ऑक्सीजन की अभी मार्केट में बहुत मारामारी चल रही है कि भैया ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से मिल जाए। जो मशीन 10,000 15,000 की ऑक्सीजन मशीन आती थी वो 50,000 60,000, और अभी तो ये है कि 1 लाख रुपए में भी नहीं मिल रही है। तो इस कालाबाजारी से बचने की कोशिश करें। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भैया ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हम कहाँ पे जाएं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ आपको पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इंजेक्शन के लिए कहीं ना भटके, यदि आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो ही आपको इंजेक्शन लगेगा, और कोई भी अस्पताल प्रशासन आपको इंजेक्शन देने से मना नहीं कर सकता। यदि आपको ज़रूरत है तो लगेगा। हमारे इंदौर के कलेक्टर जी का जो आदेश है उसके अनुसार
डॉक्टर्स को ही इंजेक्शन मिलेंगे, अदरवाइज़ किसी पर्सन को नहीं मिलेंगे, और डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा तो ही आपको लगेंगे। तो व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के मैसेजेस में, या कहीं से कहीं सुनी बातों में ना आए कि ये नंबर पे कॉल कर लो, इसको लगा लो, उसको लगा लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा भैया। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको आपका ख्याल खुद रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क 2 लगा के रखना है, सुन लो 2, एक से काम नहीं चलेगा भैया। पहली जो लहर थी, ठीक है, उसमें सिंगल लेयर था तो एक से काम चल गया, समझ गए ना। अब क्या है, दूसरी लहर, तो अपने को 2 मास्क लगाना है, और अभी भी नहीं सुधरे तो क्या आएगी, तीसरी लहर, फिर 3 मास्क लगाना है, समझ गए। तो 3 मास्क की नौबत ना आए, इससे अच्छा है कि 2 मास्क लगा के अपने आप को सुरक्षित रखो और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखो। चश्मा भी सबको लगाना कंपलसरी है, आंखों से भी अंदर जा सकता है वायरस, बिल्कुल गलत फहमी मत जीना, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और भगवान से दुआ करो कि जो भी ये तांडव चल रहा है भोलेनाथ का, सब उसका ही है। प्रार्थना करो, शांत करो, और इस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करो। जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान करना चाहें वो करें, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, ईसाई से, जीसस क्राइस्ट जो भी है आपके, सबसे प्रार्थना करें कि इस महामारी से हमें मुक्ति दिलाएं। एक श्लोक जो आप बचपन से सभी लोग जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस श्लोक का जाप करें सुबह शाम, मन में इसको भगवान का नाम लेके सबसे, सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि भैया सभी को जल्दी से स्वस्थ कर दे और ठीक कर दे। इससे ज़्यादा जानकारी यदि और मुझे कुछ मिलेगी और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और शेयर करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। कृपया अपना ध्यान रखें और किसी भी फालतू मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। अपनी सुरक्षा रखो, अपनों की सुरक्षा रखो, और सरकारी नियम जो गाइडलाइन आ रही है उसका पालन करो। किसी भी प्रकार के जो हमारे जुमले आते हैं उनके चक्कर में ना रहें। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना ये भूल गया, चुनाव उनाव की रैलियां चल रही है भैया, मत जाया करो, ठीक है। अब तो खैर वैसे भी अभी क्या हुआ है आपको पता ही है। जब तक चुनाव की रैलियों का परमिशन था तब तक तो वहाँ पे कोरोना था नहीं। दमोह की बात कर लो, पश्चिम बंगाल की बात कर लो, जैसे ही रैलियाँ ख़त्म हुई वहाँ के कलेक्टरों ने आदेश दे दिया कि भैया अब यहाँ से कोविड, यहाँ पे संक्रमित पाए गए। मतलब जब तक रैलियाँ थी तब तक कोई संक्रमित नहीं पाया गया, जिस दिन शाम को रैली ख़त्म हुई उसी दिन वहाँ के कलेक्टर ने लॉकडाउन लगा दिया। तो भैया ये नेता नगरी के चक्कर में नहीं आना है अपने को, है ना। ये रैली है, फलानी रैली है तो यहाँ पे अपन चले गए, नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है। वो खुद तो अपनी जान खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ में आपकी भी डाल रहे हैं। आपको घर में रहना है, यदि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में वोटिंग का है तो वो भी तरीके से की जाए। हर चीज़ आपको खुद को ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर बनना है। साफ सीधी बात ये है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उन्होंने आत्मनिर्भर का बोला था, तो आज वही चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारे सीएमओ से कनेक्ट होते हैं, वो उन्होंने सीएमओ के ऊपर छोड़ दिया है। सारे सीएम जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स हैं उनके ऊपर छोड़ दिया है। डीएम ने एसडीएम पे, एसडीएम ने तहसीलदार से, तहसीलदार ने किसके ऊपर छोड़ दिया है, जनता के ऊपर छोड़ दिया है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर ही बनना है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। उनसे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं, और उनका प्रयास भी अच्छा ही है। मैं किसी को ऐसा बुरा नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको आपकी केयर खुद करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर में ही रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इस लड़ाई से हम सभी को बहुत जल्दी जीतना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।